अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि सबको पता है कि थर्ड सेमेस्टर बीएसएन की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो बीएसएन की यूएचएस के अकॉर्डिंगली जो कोर्स आउटलाइन है उसके अकॉर्डिंगली हमने पैथोफिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी के लेक्चर स्टार्ट कर दिए हुए हैं। तो आज जो फर्स्ट हमारा लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोफिजियोलॉजी है। इसी तरह कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंगली वन बाय वन सारे यूनिट्स के लेक्चर्स आपके पास इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को देखें, वीडियो को एंड तक देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। पैथोफिजियोलॉजी। The term pathophysiology, which is the focus of this book, may be defined as the physiology of altered health। बिल्कुल ये फोर्थ पैथोफिजियोलॉजी की बुक से ये डेफिनेशन ली गई है, जिसका मतलब है कि जब आपकी फिजियोलॉजी जो कि फंक्शंस ऑफ स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द हेल्थ होता है, बॉडी होता है, अगर उसमें कोई अल्ट्रेशंस आती हैं, चेंजेस आते हैं, तो वो पैथोफिजियोलॉजी कहलाता है। द टर्म कंबाइंस द वर्ड्स पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। बिल्कुल जो पैथोफिजियोलॉजी वर्ड है ये पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। पैथोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड पैथोस से निकला है, जिसका मतलब डिजीज़ है, जो कि डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चेंजेस इन द सेल। बिल्कुल जो कि डील्स करती है स्टडी को, स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस जो सेल के अंदर आते हैं उसकी स्टडी को जो डील करती है वो पैथोलॉजी कहलाती है। और ये चेंजेस ना सिर्फ सेल के अंदर, टिश्यू, ऑर्गन और बॉडी के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से डिजीज़ कॉज होती है या उस डिजीज़ की वजह से बॉडी के अंदर फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं। तो ये भी, इसकी भी स्टडी जो होती है वो पैथोलॉजी कहलाती है। फिजियोलॉजी डील्स विद द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बिल्कुल हमें पता है कि फिजियोलॉजी, हमने लास्ट ईयर में पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ा कि फंक्शंस की स्टडी करना ह्यूमन बॉडी के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी कहलाता है। पैथोफिजियोलॉजी डील्स नॉट ओनली विद द सेलुलर एंड ऑर्गन चेंजेस दैट अकर विद डिजीज़। बिल्कुल उसने बोला कि पैथोफिजियोलॉजी जो है ये ना सिर्फ सेलुलर और ऑर्गन चेंजेस को बॉडी के अंदर स्टडी करती है, बल्कि ये उसके इफेक्ट को भी स्टडी करते हैं जो टोटल बॉडी फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एट्रोफी ऑफ द ब्रेन। एट्रोफी ऑफ द ब्रेन ये है कि ब्रेन का साइज़ यानी कि सेल का साइज़ इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, सॉरी, ब्रेन के, तो एट्रोफी कहलाता है। एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ द मायोकार्डियम इलिस्ट्रेट पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस फ्रॉम द सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट टू लॉन्ग स्टैंडिंग अनमैनेज्ड हाइपरटेंशन। हाउ दिस इम्पैक्ट द मायोकार्डियम। बिल्कुल उसने बोला कि इसमें जो हम स्टडी करते हैं वो जैसा कि सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट जैसे इवेंट्स आते हैं हाइपरटेंशन होने की वजह से, अनमैनेज हाइपरटेंशन होने की वजह से, तो उसी की वजह से मायोकार्डियम जो होती है, हमारा हार्ट का मायोकार्डियम है, वो हाइपरट्रॉफिक हो जाता है और ब्रेन का साइज़ भी डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि सेल का साइज़ डिक्रीज़ होता है, उसकी वजह से ब्रेन का साइज़ भी डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये एक पैथोफिजियोलॉजी की डेफिनेशन थी। पैथोफिजियोलॉजी ऑल्सो फोकस ऑन द मैकेनिज्म ऑफ द अंडरलाइंग डिजीज़। बिल्कुल पैथोफिजियोलॉजी जो है वो फोकस करती है डिजीज़ के मैकेनिज्म ऑफ द डिजीज़ को, कि कैसे वो प्रोग्रेस करती है, और ये हमें प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन कि हम असिस्ट करती है जिसमें हम प्लानिंग कर सकें प्रिवेंटिव मेजर्स की, कि हम डिजीज़ से कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, एज वेल एज द थेरेप्यूटिक हेल्थ केयर मेजर्स। और ये हमें थेरेप्यूटिक हेल्थ केयर मेजर्स को भी इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है। एंड प्रैक्टिसेस सच एज फॉलोइंग अ हेल्थी डाइट, एक्सरसाइज एंड बीइंग कंप्लेंट विद द प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। बिल्कुल ये पैथोफिजियोलॉजी जो है ये हमें बताती है, ये फोकस करती है मैकेनिज्म ऑफ अंडरलाइंग डिजीज़ का, कि डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस करती है, और फिर ये हमें इंफॉर्मेशन भी देती है पैथोफिजियोलॉजी जब हमें पता होती है, जिससे हम डील कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं और थेरेप्यूटिक मेजर्स भी ले सकते हैं, जिससे डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सके और डिजीज़ को क्योर किया जा सके। क्लासिफिकेशन। पैथोलॉजी है इज क्लासिफाइड इन सेवरल वेज। इट मे बी डिवाइडेड इन जर्नल पैथोलॉजी एंड स्पेशल पैथोलॉजी, क्लिनिकल एंड एनाटॉमिकल पैथोलॉजी। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो जर्नल पैथोलॉजी एंड स्पेशल पैथोलॉजी होगी। जर्नल पैथोलॉजी है, जर्नल पैथोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ द बेसिक रिएक्शन ऑफ द सेल एंड टिश्यू टू द अबनॉर्मल स्टिमुलस। ठीक है, जर्नल पैथोलॉजी जो है ये किसी भी अबनॉर्मल स्टिमुलस की वजह से, जो कि किसी डिजीज़ की वजह से या डिजीज़ को लीड करता है, हमारे जो बेसिक रिएक्शन ऑफ सेल्स होते हैं और टिश्यूज़ होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, जिनकी वजह से डिजीज़ प्रोड्यूस होती है, वो जर्नल पैथोलॉजी कहलाती है। इट डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़
प्रोडक्शन। बिल्कुल जनरल पैथोलॉजी में हम किसी भी डिजीज़ के बेसिक प्रिंसिपल जो हैं मैकेनिज्म के वो कैसे प्रोग्रेस होती है उसको देखते हैं। और ये एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो इन्फ्लामेशन, सेलुलर इंजरी, ये सारी जनरल पैथोलॉजी में आती हैं। और स्पेशल पैथोलॉजी जो है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन एंड द टिश्यू टू मोर और लेस वेल डिफाइंड स्टिमुलस। बिल्कुल जैसे कि जनरल पैथोलॉजी थी वो बेसिक रिएक्शन थे सेल के, टिश्यू के, लेकिन जो स्पेशल पैथोलॉजी है इसमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो है स्पेसिफिकली वो इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि किसी स्पेसिफिक ऑर्गन में डिजीज़ की डेवलपमेंट की स्टडी को जो है वो स्पेशल पैथोलॉजी कहा जाता है। जैसे कि इन्फ्लामेशन हो जाना लंग्स के अंदर, तो ये लंग्स एक स्पेसिफिक ऑर्गन है, अगर इस स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर जो डिजीज़ है अगर हम उसको स्टडी करेंगे तो वो स्पेशल पैथोलॉजी कहलाएगा। इसी तरह अगर किडनी के अंदर कोई स्पेसिफिक डिजीज़ डेवलप होती है तो अगर हम उसकी स्टडी करते हैं तो वो स्पेशल पैथोलॉजी कहलाएगी। हेल्थ, WHO ने 1948 के अंदर हेल्थ की डेफिनेशन दी थी। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में भी, गाइटन में भी हमने पढ़ी, इसी तरह फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी पढ़ी कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। कंप्लीट स्टेट है जिसमें आप फिजिकली, मेंटली एंड सोशली जो है वेलबींग होते हैं, तो ये हेल्थ कहलाती है। ये हेल्थ ने इसकी डेफिनेशन दी थी, एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ द डिजीज एंड इन्फर्मिटी। इसी तरह 2020 के अंदर US डिपार्टमेंट ने हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज इन हेल्थी पीपल के लिए कुछ रिकमेंडेशंस दी थी कि किसी भी हेल्थी इंडिविजुअल में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए, अटेन कर सके वो लाइव्स को फ्री ऑफ प्रिवेंटेबल डिजीज़। ताकि हमने जो 2020 के अकॉर्डिंगली 2020 के अकॉर्डिंगली जो US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज था उसने कहा था कि जो लाइव है वो फ्री ऑफ प्रिवेंटेबल डिजीज़ होनी चाहिए, कि जो लाइव है, जो इंडिविजुअल की लाइव है वो उसमें जितनी भी प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं उनसे वो फ्री हो, वो प्रिवेंटेड हो। इसी तरह उसमें कोई डिसेबिलिटी ना हो, वो इंजर्ड ना हो और कोई भी प्रीमेच्योर डेथ ना हो सके। नंबर 2 पे उसने बोला था कि अचीव करना है हेल्दी इक्विटी को एंड एलिमिनेट करना डिस्पैरिटीज़ को। हेल्थ इक्विटी ये है कि जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जितनी भी हेल्थ कि फैसिलिटीज़ हैं वो इक्वल सबको मिलनी चाहिए, वो उनका राइट है कि उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाएँ। और इसी तरह एलिमिनेट करना डिस्पैरिटीज़ को, कि जो डिस्पैरिटीज़ हैं, जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं, या जो भी डिस्पैरिटीज़ कह सकते हैं कि जो भी डिफरेंट व्यूज़ हैं उनको ख़त्म करना है। और हेल्दी इक्विटी, हेल्थ को इक्वली सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, तमाम फैक्टर्स को। नंबर 3 पे प्रमोट करना है गुड हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि तमाम लोगों के लिए जो हेल्थ है वो गुडली प्रमोट हो, तमाम लोगों को इसके बारे में प्रमोट किया जाए, बताया जाए, एजुकेट किया जाए कि हेल्थ, गुड हेल्थ जो है वो बेनिफिशियल है। इसी तरह चौथा जो पॉइंट इन्होंने दिया था वो ये दिया था कि प्रमोट करना हेल्दी बिहेवियर अक्रॉस द लाइफ स्पैन, टोटल लाइफ स्पैन में हेल्दी बिहेवियर को मेंटेन करना है। ये 2020 के अंदर US डिपार्टमेंट ने रिकमेंडेशंस दी थी। Disease is the condition resulting from structural functional abnormalities in the body। बिल्कुल डिजीज़ जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्ट्रक्चरल या फंक्शनल जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब्स हो जाएं किसी भी अबनॉर्मलिटी की वजह से, या आप सिंपल लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि इंटरप्शन और डिस्टर्बेंस इन द नॉर्मल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंक्शंस ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज अ डिजीज़। ये कॉज हो सकती है जेनेटिक फैक्टर्स से, इन्फेक्शियस फैक्टर्स से, इन्फ्लामेटरी फैक्टर से, न्यू प्लास्टिक फैक्टर से, और डिजनरेटिव डिजीज़ और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की वजह से डिजीज़ कॉज हो सकती है। और डिजीज़ इज़ कंसीडर्ड एन अक्यूट और क्रॉनिक इलनेस। बिल्कुल डिजीज़ जो है या तो वो अक्यूट होती है या क्रॉनिक इलनेस होती है, दैट वन अक्वायर, जो कि हम अक्वायर भी कर सकते हैं, और इज़ बॉर्न विद द कॉज फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन। या तो डिजीज़ अक्वायर्ड होती है या वो जेनेटिक होती है, यानी कि बाय बर्थ जो है वो डेवलप्ड होती है। ईच डिजीज़ जनरली हैज़ स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम दैट करेक्टराइज इट्स पैथोलॉजी एंड आइडेंटिफाई एटियोलॉजी। बिल्कुल हर डिजीज़ की कुछ स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो हमें उस डिजीज़ की पैथोलॉजी को बताते हैं, करेक्टराइज करते हैं। उन सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स को हम देख के और हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस डिजीज़ की एटियोलॉजी। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती हैं, डिजनरेटिव डिजीज़ होती हैं, न्यू प्लास्टिक डिजीज़ होती हैं, ट्रॉमेटिक डिजीज़ होती हैं। जी स्टूडेंट्स, ये जितना भी डाटा लिया गया है ये डिफरेंट बुक से लिया गया है, तो आप इन स्लाइड्स को लाइट ना लीजिएगा बल्कि इनको अच्छे तरीके से समझ कर अपने नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आपको
बाकी बुक्स से देखना ना पड़े और आप इन्हीं नोट्स को याद करेंगे तो आपके अच्छे ग्रेड्स इस चैप्टर में से आएंगे। इन्फ्लामेटरी डिजीज़ वो होती हैं जिससे कि ट्यूबरक्लोसिस है, अपेंडिसाइटिस है। अपेंडिसाइटिस जो है इन्फ्लामेशन होती है अपेंडिक्स की। इसी तरह डिजेनरेटिव डिजीज़ है जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है जॉइंट की, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसी तरह न्यूप्लास्टिक डिजीज़ है। डिजेनरेटिव डिजीज़ कुछ नर्व्स की भी होती हैं, न्यूरॉन्स की भी होती हैं, जैसे कि अल्जाइमर होगी, तो ये भी डिजेनरेटिव डिजीज़ में आती हैं, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ हैं ये। इसी तरह न्यू प्लास्टिक डिजीज़ में तमाम तरह के कैंसर्स आते हैं, जैसे लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ल्यूकीमिया। और ट्रॉमेटिक डिजीज़ किसी भी फ्रैक्चर की वजह से, ट्रॉमा की वजह से जो डिजीज़ डेवलप होती है वो ट्रॉमेटिक डिजीज़ कहलाती है। कोर ऑफ पैथोलॉजी कंप्राइज 4 एस्पेक्ट ऑफ द डिजीज़। बिल्कुल कोर ऑफ पैथोलॉजी जो है वो एक्सप्लेन करती है 4 एस्पेक्ट्स को डिजीज़ के बारे में, जिसमें हम एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की स्टडी करते हैं। एटियोलॉजी कहते हैं कोर्स ऑफ द डिजीज़, यानी कि अंडरलाइन कॉज क्या थी किसी भी डिजीज़ की डेवलप होने की, वो उसकी एटियोलॉजी कहलाती है। पैथोजेनेसिस मैकेनिज्म ऑफ इट्स डेवलपमेंट, बिल्कुल कि वो डिजीज़ किस सीक्वेंस के साथ प्रोग्रेस होकर डेवलप होती है वो उसकी पैथोजेनेसिस कहलाती है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, स्ट्रक्चरल अल्ट्रेशंस इंड्यूस इन द सेल एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बिल्कुल अगर किसी सेल के अंदर या बॉडी के ऑर्गन के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं तो उसकी स्टडी को देखने के लिए आप मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को देखते हैं। और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कहते हैं फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस को। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में आप स्ट्रक्चरल चेंजेस को देखते हैं और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में आप फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की वजह से डेवलप होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एटियोलॉजी। द कॉजेज ऑफ डिजीज इज नॉन एज एन एटियोलॉजी फैक्टर। बिल्कुल एटियोलॉजी क्या है कि किसी भी डिजीज के डेवलप होने की जो अंडरलाइन कॉज है वो उस डिजीज़ की एटियोलॉजी कहलाएगी। इसके 2 मेजर फैक्टर होते हैं, या तो वो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं या एक्वायर्ड होते हैं। जेनेटिक वो है जो बाय बर्थ किसी भी इंडिविजुअल किसी भी बाय बर्थ चाइल्ड के अंदर डिजीज़ डेवलप हो या कोई भी डिसेबिलिटी डेवलप हो तो वो जेनेटिक फैक्टर है, वो एटियोलॉजी है। जैसा कि किसी मदर ने प्रेगनेंसी के अंदर कोई मेडिसिन ली जिसकी वजह से बेबी के अंदर लिम्ब डिसबिलिटीज़ डेवलप होगी, तो ये ट्रेटोजेनिक इफेक्ट होते हैं जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर के तौर पर कहलाते हैं। या आप कह सकते हैं कि जेनेटिक और कंजेनिटल जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, इसलिए जेनेटिक जो आप इनको भी कह सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर उसके जेनेटिक लेवल पे डीएनए आरएनए के लेवल पर अगर जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है, चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से भी जो डिजीज़ कॉज होती है वो जेनेटिक एटियोलॉजिकल फैक्टर कहलाते हैं। इसी तरह एक्वायर्ड जो हैं, एक्वायर्ड वो फैक्टर्स होते हैं जिसमें फिजिकल एजेंट्स हैं, ट्रॉमा, बर्न, रेडिएशंस, केमिकल पॉइजन हो सकते हैं, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, इम्यून रिएक्शंस हो सकते हैं जैसे कि ऑटोइम्यून डिजीज़ का डेवलप होना, या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर में किसी भी एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन की वजह से डिजीज़ का डेवलप होना, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस में किसी भी एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन या फिर आप कह सकते हैं कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ का डेवलप हो जाना, इन्फेक्शंस यानी कि किसी बैक्टीरिया वायरस की वजह से, फंगल प्रोटोजल इन्फेक्शन की वजह से बॉडी में डिजीज़ का डेवलप होना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकते हैं जिसमें विटामिन्स की डेफिशिएंसी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी, जैसे कि क्वैशकोर और मरासमस जैसी डिजीज़ डेवलप हो जाती हैं। इसी तरह केमिकल पॉइजन, किसी भी पॉइजन की वजह से, अल्कोहल की वजह से, जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजन की वजह से भी डिजीज़ डेवलप हो सकती हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप हो जाए, तो ये सारी डिजीज़ जो हैं ये एक्वायर्ड एटियोलॉजी फैक्टर में आएंगी। The multiple factor that predispose to particular disease often are referred to as a risk factor। बिल्कुल स्टूडेंट याद रखिएगा, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो जो एटियोलॉजी है ये बेसिकली कॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ है कि अंडरलाइन जो मेन कॉज है, एक्चुअल कॉज जो है किसी भी डिजीज़ के डेवलप होने की, वो उसका एटियोलॉजी कहलाती है। लेकिन रिस्क फैक्टर वो होते हैं जो प्री डिस्पोज फैक्टर्स होते हैं जो लीड करते हैं किसी भी एटियोलॉजी को या डिजीज़ की प्रोग्रेशन को। ये हो भी सकता है इससे और नहीं भी हो सकता, लेकिन एटियोलॉजी में वो मेन कॉज होते हैं। कंजेनिटल कंडीशंस आर डिफेक्ट दैट आर प्रेजेंट एट बर्थ। बिल्कुल कंजेनिटल कंडीशंस वो डिफेक्ट्स होते हैं जो बाय बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये दे मे नॉट बी एविडेंट अनटिल लेटर इन द लाइफ। ये
अनटिल लेटर इन द लाइफ ये एविडेंट नहीं होते और मे नेवर मैनिफेस्ट और या कभी भी ये मैनिफेस्ट नहीं होते, लेकिन ये होते जब भी होंगे ये बाय बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ ही डेवलप होंगे। और कंजेनिटल कंडीशंस डेवलप क्यों होती हैं? ये बेसिकली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस होती हैं जिनकी वजह से कंजेनिटल कंडीशंस डेवलप होती हैं। जैसा कि किसी मदर को वायरल इन्फेक्शन हो, उनमें इस तरह के बेबी के अंदर कंजेनिटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, या मदर ने एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी कोई भी मेडिकेशन या कोई भी ऐसी ड्रग्स ली जो कि ट्रैक्टोजेनिक इफेक्ट रखती थी, उनकी वजह से बेबी के अंदर डिफेक्ट्स डेवलप हुए, तो ये कंजेनिटल कंडीशंस कहलाती हैं। एक्वायर्ड डिफेक्ट्स आर दोज डेट आर कॉज्ड बाय इवेंट डेट अकर आफ्टर बर्थ। बिल्कुल ऐसी डिफेक्ट्स, ऐसे फैक्टर्स जो कि लीड करते हों डिजीज़ को, जो कि आफ्टर बर्थ डेवलप हो, तो वो जो हैं वो इवेंट्स जो होते हैं वो एक्वायर्ड डिफेक्ट्स कहलाते हैं। जैसे कि किसी का इंजरी से एक्सपोजर हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, न्यूट्रिशन इनएडिक्वेट हो, ऑक्सीजन लैक हो, और इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो इनअप्रोप्रिएट हो, या न्यू प्लेस यानी कि कैंसर जैसी डिजीज़ डेवलप हो जाए, तो ये सब एक्वायर्ड हैं। ये आफ्टर द बर्थ डेवलपमेंट होती है किसी भी फैक्टर की वजह से, जिसमें इन्फेक्शन, न्यू प्लेस या मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि लीड करते हैं एक्वायर्ड डिफेक्ट्स को। पैथोजेंसीज एक्सप्लेन हाउ द डिजीज प्रोसेस इवॉल्व। बिल्कुल एटियोलॉजी बताता है कि व्हाट द अंडरलाइंग कॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, लेकिन पैथोजेंसीज कहते हैं कि कैसे डिजीज डेवलप होती है, प्रोग्रेस करती है, वो उस डिजीज़ का पैथोजेंसिस कहलाती है। इन अदर वर्ड्स अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब देखें तो पैथोजेंसिस इज़ द सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस होता है ऑफ द सेलुलर एंड टिश्यू इवेंट्स का डेट टेक प्लेस फ्रॉम द टाइम ऑफ इनिशियल कॉन्टैक्ट विद द एटियोलॉजिकल एजेंट एंड अल्टीमेटली एक्सप्रेशन ऑफ द डिजीज़। बिल्कुल पैथोजेंसिस जो है ये एक सीक्वेंस है सेलुलर और टिश्यू के अंदर चेंजेस का, इवेंट का, जो कि किसी भी एटियोलॉजिकल एजेंट के एंटर होने या उसके इनिशियल टाइम से लेकर मुकम्मल कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ डिजीज़ जो है उसके डेवलप होने तक के सीक्वेंस को क्या कहा जाता है? पैथोजेंसिस कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। मॉर्फोलॉजी रेफर टू द फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फॉर्म ऑफ द सेल ऑफ टिश्यू। बिल्कुल मॉर्फोलॉजी जो है ये एक स्टडी है जो कि हमें बताती है किसी भी स्ट्रक्चर के, सेल के, टिश्यू के स्ट्रक्चर को स्टडी करना। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या हैं? उस स्ट्रक्चर्स के अंदर ग्रॉस एनाटॉमिकली या मैक्रोस्कोपिकल जो चेंजेस आते हैं किसी भी डिजीज़ की वजह से, वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। इसी तरह हिस्टोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ द सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द बॉडी टिश्यू। बिल्कुल हिस्टोलॉजी क्या है? बॉडी टिश्यू की स्टडी को सेलुलर लेवल पर और एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल पर स्टडी करना। द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड इन द स्टडी टिश्यू, इसमें हम क्या करते हैं कि सेक्शन लेते हैं, हिस्टोलॉजिकल सेक्शन लेकर हम माइक्रोस्कोपिकली उसको स्टडी करते हैं। लियंस रिप्रेजेंट अ पैथोलॉजिकल और ट्रोमेटिक डिसकंटिन्यूटी ऑफ द बॉडी ऑर्गन और टिश्यू। की बॉडी के ऑर्गन या टिश्यू के अंदर किसी भी ट्रॉमा की वजह से या डिजीज़ की वजह से उसकी प्रोग्रेशन में डिसकंटिन्यूटी होना रिप्रेजेंट करता है लियंस को। लियन वैसे भी हम कॉमन वर्ड में भी अगर देखें तो किसी भी इंजरी की वजह से अगर कोई स्कार बन जाता है तो हम उसे भी लियंस कहते हैं। तो बेसिकली वो होता क्या है कि वो डिसकंटिन्यूटी होती है किसी भी ऑर्गन या टिश्यू के अंदर ड्यू टू पैथोलॉजी या ट्रॉमा की वजह से, वो लियंस कहलाता है। आप लियंस को जब भी डिस्क्राइब करते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं, इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं, तो लियन के साइज से देखते हैं, और ये देखने के लिए आपको रेडियोग्राफी करवाना पड़ता है, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाना पड़ता है, या इमेज मेथड्स को यूज़ करना पड़ता है। लियंस आल्सो मे बी सैम्पल्ड बाय बायोप्सी। बिल्कुल लियंस को आप आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए आप बायोप्सी भी लेते हैं। बायोप्सी बेसिकली कहते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जब हम कोई टिश्यू लेकर उसकी स्टडी करते हैं वो बायोप्सी कहलाता है। और अगर किसी डेड पर्सन से हम कोई टिश्यू लेकर उसकी स्टडी करें, जैसा कि पोस्टमार्टम के वक्त हम किसी का टिश्यू लेते हैं, तो उसे ऑटोप्सी कहते हैं। स्टूडेंट्स वाइवे के अंदर ये अक्सर पूछा जाता है कि बायोप्सी क्या होती है और ऑटोप्सी क्या होती है। तो बायोप्सी याद रखिएगा, बायो मीन लाइफ है, लाइव यानी कि जिंदा या लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर आप किसी कोई टिश्यू लेते हैं और उसकी स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो बायोप्सी कहलाता है। लेकिन अगर आप किसी डेड पर्सन से कोई टिश्यू लेते हैं तो वो उसकी ऑटोप्सी कहलाता है। इसमें आप हिस्टोलॉजिकल स्टडीज़ करते हैं।
Clinical manifestation refer to the observable sign and the symptom associated with the particular disease or medical condition। बिल्कुल clinical manifestation कहते हैं वो observable sign और सिम्टम्स को जो किसी भी डिजीज़ की वजह से या पर्टिकुलर डिजीज़ की वजह से उसके अपीयर होते हैं, वो उस डिजीज़ की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कहलाता है। साइन एंड सिम्टम्स में डिफरेंस होता है। सिम्टम्स बेसिकली सब्जेक्टिव कंप्लेंट होती है, वो जो इंडिविजुअल या पेशेंट आपको बता रहा होता है वो बेसिकली सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्टिव होती हैं और वो सिम्टम्स कहलाते हैं। इसी तरह अगर आप उस इंडिविजुअल में कुछ ऑब्जर्व करते हैं तो वो बेसिकली ऑब्जर्वेशन आपकी होती है और वो साइंस कहलाते हैं। अ सिंड्रोम इज द कंप्लीशन ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स। बिल्कुल कुछ बुक्स के अंदर रिकमेंडेड जो डेफिनेशन है वो ये है कि कंप्लीशन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द स्पेसिफिक डिजीज़ या किस मल्टीपल डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो सिंड्रोम कहलाते हैं। और कुछ बुक्स के अंदर जो इसकी सबसे आसान डेफिनेशन दी गई है वो ये दी गई है कि क्लस्टर ऑफ डिजीज़ जो हैं वो सिंड्रोम कहलाती है, जिसमें अगर वो क्लस्टर ऑफ डिजीज़ भी होंगे तो उसमें साइन एंड सिम्टम्स भी क्लस्टर की फॉर्म में होंगे, डिफरेंट डिजीज़ के डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स, तो ये सिंड्रोम कहलाता है। Complication are possible adverse extension of the disease or outcomes from the treatment। बिल्कुल complications होते हैं वो adverse effect होते हैं जो possible हों लेकिन वो extend कर दें किसी भी डिजीज़ के किसी भी डिजीज़ के एडवर्स इफेक्ट का एक्सटेंड कर जाना वो बॉडी के अंदर पैथोलॉजी की वजह से वो कॉम्प्लिकेशंस कहलाती हैं। ये किसी ट्रीटमेंट के आउटकम की वजह से भी हो सकती हैं। सेक्युलाई और लियंस। सेक्युलाई बेसिकली लियंस ही होते हैं, इम्पेयरमेंट्स होती हैं जो किसी भी डिजीज़ की वजह से डेवलप होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बहुत अच्छी एक एग्जाम्पल इसकी दी कि किसी भी बर्न की वजह से जो स्कार बाकी बच जाता है वो स्कार बेसिकली एक लियन ही होता है और ये लियन का सेक्युलाई कहलाता है, क्योंकि सेक्युलाई भी बेसिकली एक लियन ही है। इसी तरह अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक हो जाता है तो स्ट्रोक वाले पेशेंट के अंदर भी वीकनेस अगर किसी बॉडी के अंदर पार्ट के अंदर आ जाती है तो वो बॉडी के पार्ट के अंदर वीकनेस का आना सेक्युलाई कहलाता है। डायग्नोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ डिजीज। बिल्कुल डायग्नोसिस हमने पढ़ा, हमने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी पढ़ा, उसमें हमने नर्सिंग डायग्नोस पढ़ा, मेडिकल डायग्नोसिस पढ़ा, तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर भी डायग्नोसिस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसने बोला कि किसी भी डिजीज़ को एक्चुअल में आइडेंटिफाई करना, उस कंडीशन को आइडेंटिफाई करना, उसकी फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल अंडरलाइंग मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करना बेसिकली डायग्नोसिस कहलाता है। डायग्नोसिस इज मेड थ्रू क्लिनिकल असेसमेंट। बिल्कुल उसने बोला कि आप डायग्नोस जो बनाते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल असेसमेंट बनाते हैं कि आप पेशेंट को असेस करते हैं, उसके क्लिनिकल सिम्टम्स को देखते हैं, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को देख के आप डायग्नोस बनाते हैं, या फिर आप लेबॉर्ट्री टेस्ट की बेस पर बनाते हैं या इमेजिंग की बेस पर, यानी कि अल्ट्रासाउंड, रेडियोग्राफिक, सीटी स्कैन, एमआरआई की बेस पर आप क्या बनाते हैं। ये तमाम इन्वेस्टिगेशन मेथड जो हैं ये बेसिकली आपको पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल अंडरलाइंग मैकेनिज्म के बारे में बताते हैं जिसकी बेस पर आप किसी भी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। डायग्नोस्टिक प्रोसेस रिक्वायर अ केयरफुली हिस्ट्री। बिल्कुल डायग्नोज करने का जो प्रोसेस है उसमें आपको केयरफुली पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है और डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने हैं। द हिस्ट्री इज़ यूज टू obtain a person account of his or her symptom and their progression। बिल्कुल हिस्ट्री जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है जिसकी बेस पर आप पर्सन के सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसकी प्रोग्रेशन के पैटर्न को देख लेते हैं और उन फैक्टर्स को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं उन डिजीज़ की डेवलपमेंट में और डिजीज़ को डायग्नोज करने में। क्लिनिकल कोर्स। द क्लिनिकल कोर्स डिस्क्राइब द वैल्यूएशन ऑफ द डिजीज़। बिल्कुल क्लिनिकल कोर्स ऑफ डिजीज़ जो है ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे डिजीज़ वैल्यूएट हुई। एंड अ डिजीज़ कैन हैव अ अक्यूट, सब अक्यूट एंड क्रॉनिक कोर्स। बिल्कुल क्लिनिकल कोर्स जो है ये अक्यूट होता है, सब अक्यूट होता है या क्रॉनिक होता है। क्लिनिकल कोर्स ऑफ द डिजीज़ रेफर टू इट्स प्रोग्रेशन ओवर द टाइम। क्लिनिकल कोर्स में आप उसकी वैल्यूएशन को देखते हैं, वैल्यूएट करते हैं कि कैसे वो प्रोग्रेस हुई ओवर अ टाइम, उसका ऑनसेट कैसा था, उसकी ड्यूरेशन कैसी थी, उसकी सिविरिटी कैसी थी और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन कैसी डेवलप होती हैं, आया वो कॉम्प्लिकेट होती है या वो रेजुलेट होती है।
इट डिस्क्राइब हाउ अ डिजीज डेवलप। बिल्कुल क्लिनिकल कोर्स में भी आप देखते हैं कि कैसे डिजीज डेवलप हुई है और इनिशियल सिम्टम्स कैसे थे और इसके लाइफ थ्रेटनिंग पोटेंशियल रिकवरी है या ये क्रॉनिक होगी। अक्यूट डिसऑर्डर इज़ वन दैट इज़ रिलेटिवली स्वेयर। बिल्कुल अक्यूट क्लिनिकल डिसऑर्डर कोर्स जो होते हैं ये रिलेटिवली होते तो स्वेयर हैं, लेकिन बट सम टाइम ये सेल्फ लिमिटिंग भी होते हैं। क्रॉनिक डिजीज़ जो है ये कंटिन्यू होती है और लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। क्रॉनिक डिजीज़ कंटिन्यू है, लॉन्ग टर्म है, इसमें दो तरह के फैक्टर मैकेनिज्म होते हैं। या तो वो डिजीज़ क्रॉनिक होने की वजह से एग्जरबेट कर जाती है, यानी कि स्वेयर हो जाती है, एग्रीवेट कर जाते हैं सिम्टम्स उसके स्वेरिटी ऑफ डिजीज़ के, या फिर वो रेजुलेट हो जाती है, रिमिशन हो जाती है, यानी कि उसके सिम्टम्स और स्वेरिटी डिक्रीज़ हो जाती है। सब अक्यूट जो फेज़ है ये इंटरमीडिएट फेज़ होती है और ये अक्यूट और क्रॉनिक के बिटवीन रहती है, दरमियान में रहती है, और ये इतनी स्वेयर नहीं होती और इतनी प्रोलॉन्ग भी नहीं होती। इसी तरह इसकी कुछ स्टेजेस हैं जो कि प्री क्लिनिकल स्टेज है, सब क्लिनिकल स्टेज है एंड क्लिनिकल डिजीज़ है। प्री क्लिनिकल स्टेज द डिजीज़ इज़ नॉट क्लिनिकली एविडेंट बट इज़ डिस्टेंड टू प्रोग्रेस टू क्लिनिकल डिजीज़। बिल्कुल प्री क्लिनिकल स्टेज है जो है ये वो स्टेज है जिसमें डिजीज़ क्लिनिकली एविडेंट तो नहीं होती, यानी कि इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सिम्टम्स वगैरह अपीयर तो नहीं होते, लेकिन एट द आफ्टर अ शॉर्ट टाइम ये डिज़ीज़ जो है प्रोग्रेस कर जाती है, क्लिनिकली डिजीज़ डेवलप हो जाती है, यानी कि सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, क्लिनिकली एविडेंट हो जाती है। जैसा कि एज विद हेपेटाइटिस बी इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसमिट अ वायरस ड्यूरिंग द प्री क्लिनिकल स्टेज। बिल्कुल जैसा कि हेपेटाइटिस बी की एग्जांपल दी है कि इसका वायरस जो है ये ट्रांसमिट होता है और प्री क्लिनिकल स्टेज में आफ्टर अ शॉर्ट टाइम ये डेवलप भी हो जाता है। सब क्लिनिकल डिजीज इज़ नॉट क्लिनिकल अपेरेंट एंड इट इज़ नॉट डिस्टेंड टू बिकम क्लिनिकली अपेरेंट। बिल्कुल जो सब क्लिनिकल डिजीज़ है इसमें जो जो डिजीज़ है वो क्लिनिकली अपेरेंट नहीं होती, लेकिन होता क्या है कि जब आप कोई भी डायग्नोसिस टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज़, कल्चर टेस्ट, लैब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, तो ये डिजीज़ आपको डेवलप हो जाती है। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताई कि एक इंडिविजुअल है जिसको फॉर एग्जांपल कोई हेपेटाइटिस बी या कोई भी ऐसी डिजीज़ नहीं है, जैसे कि टीबी नहीं है, कोई भी ऐसी डिजीज़ प्रेजेंट नहीं है, सिम्टम्स उसके प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल में डिजीज़ उसको होती है। लेकिन जब वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन करवाता है उसकी बेस पर उसकी वो डायग्नोज हो जाती है। तो ये क्या है, सब क्लिनिकल डिजीज़। जैसे कि एक और एग्जांपल में आप देखिए कि कोई इंडिविजुअल है जिसने फ़ॉरेन जाना हो, लेकिन वो उसमें कोई भी डिजीज़ क्लिनिकली अपेरेंट नहीं है, लेकिन जब वो अपने लैब इन्वेस्टिगेशन फ़ॉरेन जाने के लिए करवाता है, उसका मेडिकल होता है, तो उसमें कोई ना कोई डिजीज़ डेवलप हो जाती है, वो मिल जाती है डायग्नोस्टिक बेस पे। तो वो क्या है, बेसिकली सब क्लिनिकल डिजीज़ कहलाती है। क्लिनिकल डिजीज़ इज़ मैनिफेस्टेड बाय साइन एंड सिम्टम्स। बिल्कुल प्री क्लिनिकल स्टेज है, सब क्लिनिकल डिजीज़ है स्टेज है, यानी कि क्लिनिकल डिजीज़। क्लिनिकल डिजीज़ वो है जिसमें साइन एंड सिम्टम्स मैनिफेस्ट हो जाते हैं, अपीयर्ड होते हैं। और कैरियर स्टेटस वो होता है जिसमें किसी इंडिविजुअल के अंदर इन्फेक्टेड जो एंटीबॉडीज़ हैं या इन्फेक्टिंग कॉजिंग एजेंट तो मौजूद होता है, लेकिन वो खुद उसमें डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि वो दूसरों को वो कैरियर होने की वजह से डिजीज़ प्रोड्यूस या इन्फेक्ट दूसरों को कर सकता है। इसका अगर लास्ट लाइन को भी आप पढ़ें तो आपको समझ आएगी कि दिस पर्सन स्टिल कैन इन्फेक्ट अदर। ये खुद तो उस कैरियर से, उस इन्फेक्टेड एजेंट से इन्फेक्ट नहीं होता, लेकिन दूसरों को ये करने की सलाहियत रखता है। ये कैरियर स्टेटस या कैरियर पर्सन भी कहलाता है। स्टेजेस ऑफ क्लिनिकल कोर्स ऑनसेट कैन बी अक्यूट। किसी भी क्लिनिकल कोर्स का ऑनसेट जो है वो अक्यूट हो सकता है या इंसीडियस हो सकता है। इंसीडियस कहते हैं ग्रेजुअली प्रोग्रेस करना किसी भी डिजीज़ का। प्रोड्रोमल स्टेज अर्ली नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। प्रोड्रोमल स्टेज अर्ली नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं बिफोर फुल डिजीज़ मैनिफेस्टेशन। इसमें डिजीज़ जो होती है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन जो सिम्टम्स होते हैं वो अर्ली होते हैं और नॉन स्पेसिफिक होते हैं। किसी भी एक स्पेसिफिक डिजीज़ के सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। जैसा कि फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखा जाए तो COPD का जो पेशेंट होता है उसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है
और एम्फिसीमा होता है। अब उनके स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं ब्लू ब्लैटर और पिंक पफर लिप्स। लेकिन इस प्रोड्रोमल स्टेज में क्या है कि इन इंडिविजुअल के अंदर स्पेसिफिक सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, जिसकी वजह से आप उसको स्पेसिफिक डिजीज से रिलेट नहीं कर सकते। उसके बाद इसकी थर्ड स्टेज आती है मैनिफेस्ट डिजीज स्टेज। इसमें फुल एक्सप्रेशन होती है क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स की, जो कि बेसिकली अगर हम देखें तो ये क्लिनिकल डिजीज़ की स्टेज कहलाती है, जिसमें मैनिफेस्टेड बाय साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। तो मैनिफेस्टेड डिजीज स्टेज भी ये कहलाती है। कैन बी सब क्लिनिकल, यानी कि इसमें माइल्ड सिम्टम्स भी डेवलप होते हैं और एसिम्टोमेटिक भी होता है, लेकिन अक्यूट शॉर्ट टर्म रहते हैं और क्रॉनिक लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इस तरह इसमें स्वेयर और रैपिडली वर्सनिंग होती है साइन एंड सिम्टम्स की। बेसिकली इसमें साइन एंड सिम्टम्स एक्चुअल में डिजीज़ के स्पेसिफिक अपीयर्स हो जाते हैं। अब इसके बाद जो है दो काम होने होते हैं, या तो रेजुलेशन होनी होती है यानी कि रिमिशन होनी होती है, या फिर कॉम्प्लिकेशन होनी होती है। द डिजीज़ में भी रिजॉल्व, या तो डिजीज़ रिजॉल्व हो जाएगी, उसके सिम्टम्स डिसअपियर हो जाएंगे, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे, या फिर वो कन्वर्ट हो जाएगी क्रॉनिक में और वो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो स्वेयर हो जाएंगी, जिससे ऑर्गन डैमेज या सेकेंडरी इन्फेक्शन भी डेवलप हो सकता है। जी स्टूडेंट्स, ये तमाम रेफरेंस है, ये जो तमाम डाटा लिया गया इन तमाम बुक से ये डाटा लिया गया है, इसलिए ये आपकी यूएचएस की रिकमेंडेड बुक्स हैं। आप इनको ज़रूर देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अभी तक अगर हमारा चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि आपकी कोर्स आउटलाइन के मुताबिक हम तमाम वीडियोस को अपलोड कर सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी चीज़ें समझ आ सकें और आपके डोर स्टेप पे आपको सारा डाटा मिल सके। शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू।